मैं एपी सिन्हा, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री। 1854-56 के क्रीमिया युद्ध के बारे में आपको बहुत ही सहज ढंग से मैप के द्वारा बताने जा रहा हूँ। इसके कारण कुछ ऐसे थे जो साधारणतया किसी युद्ध के कारण नहीं होने चाहिए, लेकिन वे हुए, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी थे। स्टूडेंट्स, यह यूरोप और एशिया का एक रफ मैप है जिसमें यह रशिया है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, टर्की है, इराक, ईरान और इंडिया यहाँ है। हम क्रीमिया युद्ध पढ़ने जा रहे हैं जो 1854-56 में हुआ, और शुरू में ही यह समझ लें कि यह एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, क्रीमिया वॉर, जिसमें एक तरफ रशिया था और दूसरे तरफ ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर, यह ऑटोमन एम्पायर या इसको टर्किश एम्पायर कह सकते हैं। अब हम अपने आप को 1854-56 के आसपास के यूरोप की राजनीति की ओर ले चले। यह टर्की जो आज बहुत छोटा है, उस समय में इसका साम्राज्य यूरोप, अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ था। यह टर्की जो क्रीमियन वॉर के मूल में है, इस ऑटोमन एम्पायर या टर्किश एम्पायर के साम्राज्य का शुरुआत 1453 में शुरू हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के पराजय के साथ समाप्त हुआ। लगभग 450 साल 1854-56 के समय यह बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापा में बीमारी होती है। इस टर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता था। अब यह अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के सही स्थिति में नहीं था। एक इसकी छवि ये थी, रूस जो कभी यूरोप के राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था कुछ वर्ष पूर्व, 1815 के कांग्रेस ऑफ वियना में वह महत्वपूर्ण भूमिका था। वह रूस की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। अब वह पुनः यूरोप 1850 के आसपास यूरोप की राजनीति में हिस्सा लेने के लिए उसे ब्लैक सी होते हुए जो जल मार्ग था, बोस्फोरस और डार्डनल्स को पार करते हुए यहाँ आना की आवश्यकता थी। ये इंग्लैंड और फ्रांस। इसके पहले यह भी हम याद करें, समझ लें कि यह युद्ध क्रीमिया वॉर के नाम से मशहूर है, और यह क्रीमिया कहाँ था? ब्लैक सी में, काले सागर में एक जगह, यह तीर का निशान है, क्रीमिया यहाँ लिखा हुआ है। इसी जगह से युद्ध की शुरुआत हुई। अब रूस जो है, शुरुआत का कारण था, जैसे हमने शुरू में ही कहा, कि टर्की का बीमार होना। अब बीमारी होने पर अपने संपत्ति पर नियंत्रण नहीं रहता है। रूस चाहता था कि इस बीमार तुर्की को पराजित करके वह बोस्फोरस और डार्डनल्स के माध्यम से भूमध्य सागर में आ जाए और यूरोप के राजनीति में पहले की तरह हिस्सा ले, जैसा कि कांग्रेस ऑफ वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी में 1815 में हुआ था, वैसा छवि जाता था। अब फ्रांस की क्या स्थिति थी क्रीमियन वॉर के आसपास? फ्रांस में 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद एक नए राजा नेपोलियन तृतीय की स्थापना हो चुकी थी। नेपोलियन प्रथम वाले स्थिति में फ्रांस को लाना चाहता था, जबकि यूरोप की राजनीति को फ्रांस की राजनीति की कहा जाता था। इसके लिए आवश्यक था कि वह अपने वैदेशिक नीति को आगे बढ़ाए।
उसे भी इस बीमार तुर्की साम्राज्य में के बहाने अपनी शक्ति को बढ़ाने का अवसर दिखा। ये नेपोलियन की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की क्रांति के बाद यूरोप के ये बाल्कन क्षेत्र के लोग, जिसमें अधिकतर स्लाव जाति के लोग थे, बुल्गार थे, सर्ब्स थे, ये लोग ये तुर्की साम्राज्य के बाहर निकलना चाहते थे, मुस्लिम ऑटोमन सुल्तान के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते थे। और इसी बाल्कन्स में कि जो चर्च था वहाँ पर वह रोमन कैथोलिक चर्च का वह नेतृत्व करना चाहता था फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की अपने रोमन कैथोलिक की जनता को खुश करने के लिए वह चाहता था कि यहाँ की राजनीति में हिस्सा ले। इंग्लैंड की भी मंशा थी कि वह भारत के साथ जो उसका व्यापार था और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था उसमें कोई नया प्रतिद्वंदी आके यहाँ बाधक न बने, जैसा रूस की मंशा थी। तात्कालिक कारण क्या बना इस क्रीमिया युद्ध को, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह कोई इस युद्ध का कारण हो ही नहीं सकता है, वह यह बना कि इस बाल्कन क्षेत्र में जो चर्च था, इस रोमन हुआ यह कि इस चर्च का, गिरजाघर का चाबी किसके पास हो। फ्रांस चाहता था कि रोमन कैथोलिकों के पास हो, और यहाँ के अधिकांश जो स्लाव जाति के ईसाई थे, जिसके की पीठ पर रशिया का हाथ था, जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के समर्थक थे, वो चाहता था कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायियों के पास हो, और वह दबाव बना रहा था तुर्की पर के सुल्तान पर कि ऐसा किया जाए, जिसका विरोध फ्रांस ने किया और फ्रांस की राय में राय इंग्लैंड ने मिला दिया। स्थिति यह हो गई कि इस कारण 1854 ईस्वी में युद्ध हो गया और सेवास्टोपोल नामक जगह पर रूसियों का पराजय हुआ। इस युद्ध में यह भी ध्यान देना होगा कि ऑटोमन एम्पायर, जो बीमार तुर्की साम्राज्य के तरफ से फ्रांस, इंग्लैंड था, और सार्डिनिया भी फ्रांस की ओर चले आया था। सार्डिनिया, यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि जिस समय की यह बात है उस समय न जर्मनी नाम का देश था, न इटली, और सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का नेतृत्व एकीकरण संभव हो रहा था। इस युद्ध में जो यह क्रीमिया का युद्ध, जो बीमार तुर्की साम्राज्य के कारण हुआ, इसमें रूस पराजित हुआ, और पराजय के बाद क्रीमियन वार का संधि होता है फ्रांस में 1856 में। 1856 की संधि फ्रांस में होता है। तो फ्रांस के लिए क्या होता है प्रभाव, इंग्लैंड पर क्या प्रभाव होता है, ऑटोमन एम्पायर पर और विश्व पर। सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि 1856 ईस्वी में बीमार तुर्की साम्राज्य का स्थिति बना रहा। नाउ देयर वाज अगेन ए टर्की इन यूरोप। सिक मैन ऑफ यूरोप वाज अलाउड टू रिमेन अलाइव। यही फ्रांस और इंग्लैंड की मंशा थी कि इसी बहाने हम रूस को यूरोप की राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं अदा करने देंगे। अर्थात सतह पर जिस कारण से क्रीमिया युद्ध शुरू हुआ, बीमार तुर्की साम्राज्य, वह कारण को जिंदा रखा गया। इंग्लैंड को यह प्रतिष्ठा बढ़ा इसमें कि इंग्लैंड केवल एक संभावित कारण को लेकर इसमें उलझा था कि कहीं रूस आ जाएगा इधर, इस दोनों जल डमरू मध्य
बोस्फोरस और डार्डेनल्स को पार करके देश के भविष्य के ट्रेड पर, व्यापार पर खतरा हो जाएगा, तो वह इसमें उलझा फ्रांस की ओर से। लेकिन इसमें इंग्लैंड के लिए यह खुशी की बात थी कि रशिया न्यूट्रलाइज हो गया। लेकिन इसका दूरगामी प्रभाव यह पड़ा इंग्लैंड पर कि इंग्लैंड पर कई तरह से प्रभाव पड़ा इस पर। एक कि अपने पैसे से खर्च से लड़ा था, एक संभावित खतरा को देखकर इतना रुपया खर्च हो गया कि बहुत से लोगों ने इंग्लैंड में प्रश्न लगा दिया कि कहीं क्रीमिया में इंग्लैंड गलत घोड़े पर तो दांव नहीं लगा दिया। बात जो भी हो, और इंग्लैंड का ध्यान इस कदर उलझा था ब्लैक सी में या क्रीमिया में 1854-56 में कि भारत पर से उसका ध्यान हट गया था, जो कि सबसे कीमती हीरा था इंग्लैंड में। और यहाँ पर 1857 की जो स्थिति बनती है एनफील्ड राइफल के आ जाने से, क्योंकि इंग्लैंड के 1.5 करोड़ का इंग्लैंड के बॉस का ध्यान ब्लैक सी में था, और निचले पदाधिकारियों के कहीं गलती से तो एनफील्ड राइफल यहाँ नहीं चलाया था, इसमें चर्बी लगा हुआ कारतूस का मसला उठा। यह भी इसके अलावा कुछ पॉजिटिव परिणाम भी ये पड़ता है क्या कि इसमें इतने लोगों के जो मारे जाने से, तो एक इंग्लैंड की महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने युद्ध में घायल लोगों की सेवा में इस तरह से अपने स्व इच्छा से तत्पर हुई कि वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्ध हुई, और बाद में रेड क्रॉस का भी स्थापना हुआ। यह भी एक दूरगामी परिणाम हुआ। इस युद्ध में कुछ इंग्लैंड के पत्रकार भी आए थे, और इस युद्ध में ही कहा जाता है कि सबसे पहली बार पब्लिक को रिपोर्टिंग हुआ, पब्लिक ने जाना रोज रोज की घटना के बारे में। मतलब कि प्रेस और फोटोग्राफी का इन्वेंशन युद्ध का रोज हुआ, और इंग्लैंड के लोग, और यह एक परंपरा बन गया। इसमें एक और इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ता है कि इतना ज़्यादा पब्लिसिटी दिया गया था खर्च को, और इसमें लोगों के मारे जाने का, कि इसी में यहाँ एक नया तरह का अवार्ड शुरू हुआ विक्टोरियन क्रॉस का, साहसी कार्य के लिए, और जो कि बाद में जनता को भी मिलने लगा। विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड का शुरुआत भी जो इंग्लैंड में हुआ, इस क्रिमियन वार से ही जोड़ के देखा गया है। इसके बाद अब यह भी हम देखें कि एक और चेंजेस क्या होता है, पॉलिटिकल चेंज इंग्लैंड में। इंग्लैंड और फ्रांस जो हमेशा प्रतिद्वंदी रहते थे, क्रीमियन वॉर में एक साथ लड़ते हैं, एंग्लो फ्रेंच अलायंस देखते हैं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध तक यह कोलैबोरेशन, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन इंग्लैंड और फ्रांस का रहा, जो कि इस युद्ध से परिणाम के रूप में इसे देखा जा सकता है। फिर पेरिस पीस शांति का एक और प्रभाव कि ब्लैक सी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए खोल दिया गया, कि अब एक तरफा कि इट वाज ओपन टू फॉर ऑल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इसके अलावा इस युद्ध के परिणाम स्वरूप हम एक नया मैरीटाइम लॉ का भी शुरुआत मान सकते हैं, और जो कि बाद में आजकल यह बहुत प्रसिद्ध है, यूएनओ का एक हिस्सा, क्योंकि यह माना गया कि अभी तक क्या था, ध्यान देने से, कि इंग्लैंड और फ्रांस में जब खासकर नेपोलियन के समय जब एक तानातनी थी जिस इंग्लैंड और फ्रांस में, तो एक कानून हो गया था कि अगर जो न्यूट्रल जहाज़ों में भी अगर किसी
दो प्रतिद्वंदियों का सामान जा रहा है तो वो उस पर हमला करते थे। अब यह तय हुआ कि न्यूट्रल जहाज़ों पर प्रतिद्वंदी होने के बाद भी कोई हमला न होगा। रूस के अंदरूनी राजनीति पर भी प्रभाव पड़ा। युद्ध के दौरान ही चार्ल्स निकोलस का देहांत हो गया था। नया जार अलेक्जेंडर सेकंड आया। युद्ध में पराजय का अपमान रूसियों पर बहुत भारी पड़ रहा था। विद्रोह की स्थिति शुरू हुई तो नए जार को बाध्य होकर स्थिति से समझौता करते हुए वो रिफॉर्म कार्यक्रम शुरू हुआ और दास प्रथा का समापन हुआ, घोषित हुआ, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटना है, एबोलिशन ऑफ सर्फडम। लेकिन जो दूरगामी प्रभाव हुआ और जिस समस्या को लेकर हुआ था यह युद्ध, यूरोप का बीमार देश, और यह आश्चर्य की बात है कि बीमार सुल्तान, बीमार ऑटोमन एम्पायर का राज्य बाल्कन में हो रहा था, यूरोप में हो रहा था, इजिप्ट में भी हो रहा था और एशिया में। ये क्या इसके नियंत्रण में रहेगा? धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो बाल्कन के जो क्षेत्र थे, सर्बिया, ग्रीस, सब स्वतंत्र हो गए। ये सुल्तान के जुओं को अपने कंधे से उतार फेंके। बाद में मोल्डेविया और ओलेशिया को ही मिलकर एक नया रोमानिया का निर्माण हुआ। स्वतंत्रता मिलती गई। इजिप्ट भी इसके कंट्रोल से बाहर था और ये बीमार टर्की का स्थिति बना रहा। मतलब कि देयर वॉज अगेन ए सिक मैन ऑफ यूरोप इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और यही बीमार रूस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से जब जाता है तो पराजित होता है और अब छोटा सा टर्की रह जाता है जो आज है। एक और दूरगामी प्रभाव इसका इटली और जर्मनी के नवनिर्माण पर भी पड़ा था। इटली और जर्मनी उस समय देश नहीं थे। बहुत चालाकी से एक इटली का एक टुकड़ा कैबूर का सार्डिनिया, इसमें फ्रांस की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया। फायदा यह हुआ कि तत्कालीन राजनीति में जो एक बीमार ऑटोमन साम्राज्य था, एक ऑस्ट्रियन एम्पायर भी था। इसके विरुद्ध फ्रांस का वह अपना मित्रता हासिल करता है और इटली के एकीकरण में एक कदम आगे बढ़ता है। अर्थात कि हम देखते हैं कि भारत से लेकर पूरे बाल्कन क्षेत्र और अफ्रीका तक में इसका प्रभाव पड़ा और नतीजा यह होता है कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत भी इसी क्षेत्र से वह इस तरह से होता है कि एक तुर्की का कमज़ोर नियंत्रण और फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के बाद यहाँ नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का उद्वेग का जो टकराव होता है, तो रूस स्लाव जाति को लेकर इधर अपना प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है और ऑस्ट्रिया इधर पूरब की ओर बढ़ना चाहता है, रशिया दक्षिण की ओर। और दूरगामी प्रभाव के रूप में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत भी यही होता है, बाल्कन से क्षेत्र। अर्थात कि मात्र क्रीमियन युद्ध का प्रारंभ कि गिरजाघर का चाबी किसके पास हो, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायी जिसका हिमायती रूस करता था, कि रोमन कैथोलिक का हिमायती जिसका फ्रांस करता था, उसको लेकर शुरू हुआ और फ्रांस की ओर से इंग्लैंड भी चला आया था। और लेकिन इसका प्रभाव चारों तरफ पड़ता है, विश्वव्यापी प्रभाव पड़ता है और भारत भी अछूता नहीं रहता। धन्यवाद।